हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो दोस्तों, आप सभी को पता है इस समय हम लोगों की जो क्लास चल रही है वो है उपन्यास विधा पर। उपन्यास विधा की अगर हम बात करें तो इसकी अभी 2 क्लासेस आ चुकी हैं और आज ये तीसरी क्लास होने जा रही है, जिसमें हम लोग द्वितीय उत्थान प्रेमचंद युग को देख रहे हैं। ठीक है, तो कल जो है हम लोगों ने ऋषभ चरण जैन तक के उपन्यासों को देखा था और आज उसके बाद बात करेंगे जयशंकर प्रसाद जी से। तो देर ना करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। कोई भी अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है, अच्छी लगती है क्लास, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं। बने रहिएगा शुरू से अंत तक ताकि हर एक पॉइंट आपका अच्छे से क्लियर हो सके। देखिए, यहाँ पे हम बात करेंगे जयशंकर प्रसाद की। तो यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है कि कुछ आलोचकों ने हिंदी में प्रकृतिवादी या यथार्थवादी उपन्यास का जनक जयशंकर प्रसाद को माना है। कल हमने पढ़ा था कि प्रकृतिवादी उपन्यासों का जो जनक है वो जोला को माना जाता है, लेकिन अगर प्रश्न आए कि हिंदी में प्रकृतिवादी उपन्यास का जनक किसको माना जाता है, तो हिंदी में प्रकृतिवादी उपन्यास का जनक उग्र को माना जाता है, पांडे बेचन शर्मा उग्र। यहाँ पे कहते हैं कि कुछ आलोचक जो हैं वो हिंदी में प्रकृतिवादी या फिर यथार्थवादी उपन्यास का जनक जयशंकर प्रसाद को स्वीकार किए हैं। तो कुछ आलोचकों के अनुसार जो प्रकृतिवादी उपन्यास के जनक है वो प्रसाद जी माने जाते हैं, लेकिन अगर मूल रूप से देखा जाए तो हिंदी में प्रकृतिवादी उपन्यासों के जो जनक हैं वो पांडे बेचन शर्मा उग्र माने जाते हैं। और प्रकृतिवादी उपन्यास के ऑल ओवर अगर बात की जाए जनक कौन माना जाता है तो वो जोला माने जाते हैं। ये इतनी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब हम यहाँ देखेंगे प्रसाद जी के महत्वपूर्ण उपन्यास कौन कौन से हैं। सबसे पहला उपन्यास है कंकाल, 1929 ईस्वी में लिखा गया है। विषय वस्तु की बात करें तो तत्कालीन समाज का यथार्थ नग्न चित्रण इसमें प्रस्तुत किया गया है। कंकाल नामक जो उपन्यास है 1929 में लिखा गया है। तत्कालीन समाज का यथार्थ नग्न चित्रण इसमें दिखाया गया है। दूसरी रचना है तितली। तितली 1934 ईस्वी की है। पूंजीपतियों द्वारा निम्न वर्ग का शोषण इसमें प्रस्तुत किया गया है। इसमें क्या दिखाया गया है? तितली नामक उपन्यास में पूंजीपतियों द्वारा निम्न वर्ग का शोषण दिखाया गया है। तीसरी रचना है इरावती। इरावती जो है 1936 ईस्वी की रचना है। ये इनका अपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है। जो इरावती है ये इनका 1936 में लिखा गया उपन्यास है, लेकिन इनका अधूरा था। ये उपन्यास इनकी जो है अधूरी रचना थी और ये एक ऐतिहासिक उपन्यास है। किसका? जयशंकर प्रसाद जी का। तो यहाँ पर हमने जो है जयशंकर प्रसाद के 3 महत्वपूर्ण उपन्यासों को देखा। यहाँ से प्रश्न बनते भी हैं। पहला है कंकाल, 1929 की है। तितली 1934 की और इरावती 1936 की। अब इन्हें याद कैसे करेंगे? कहते हैं जो जयशंकर प्रसाद हैं, जयशंकर प्रसाद के दोनों कंकाल, 2 और 9, कहते हैं जयशंकर प्रसाद के दोनों कंकाल में 34 तितली जो है इरावती के सामने 36 इरावती के सामने अधूरी रह गई। कैसे याद करेंगे? जयशंकर प्रसाद, आप जानते हैं भाई, जयशंकर प्रसाद की मृत्यु हो गई थी, तो मृत्यु के बाद उनका जो कंकाल था, किसी और वे में मत जाइएगा आप लोग, बस याद करने के लिए। तो कहते हैं जो जयशंकर प्रसाद थे उनके दोनों कंकाल जो है वो उनके दोनों कंकाल में 34 तितली थी वो 36 इरावती के सामने अधूरी रह गई या अपूर्ण रह गई। अधूरी से याद रहेगा, इरावती इनकी 36 की रचना थी और जो है ये कैसा उपन्यास था? ये इनका अधूरा उपन्यास था। ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हैं। आगे बात करेंगे आचार्य चतुरसेन शास्त्री, जो कि औपन्यासिक कृतियों के लिए प्रकृतिवादी उपन्यासकार इनको माना जाता है। कहते हैं चतुरसेन शास्त्री को कुछ औपन्यासिक कृतियों के लिए प्रकृतिवादी उपन्यासकार माना जाता है, जो कि निम्न है। अब यहाँ पे हम जो है चतुरसेन शास्त्री के उपन्यासों को देखते हैं। इनके द्वारा कौन कौन से उपन्यास लिखे गए हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो देखिएगा, पहला उपन्यास है हृदय की परख, 1918 ईस्वी की रचना है।
विवाह पूर्व प्रेम एवं अवैध संतान की समस्या का चित्रण इसमें प्रस्तुत किया गया है। हृदय की परख 1918 की रचना है। विषय क्या है? विवाह पूर्व प्रेम, विवाह के पहले ही प्रेम एवं अवैध संतान की समस्या का चित्रण इसमें प्रस्तुत किया गया है। दूसरी रचना है हृदय की प्यास, 1931 ईस्वी की रचना है। इसकी विषय वस्तु नहीं दी गई है। अगली रचना है अमर अभिलाषा, 1933 में लिखी गई है। विधवाओं पर होने वाले अत्याचार का चित्रण इसमें प्रस्तुत किया गया है। अमर अभिलाषा नामक जो उपन्यास है 1933 में लिखा गया है। विधवाओं पर होने वाले अत्याचार का चित्रण इसमें प्रस्तुत किया गया है। अगली रचना है व्यभिचार, 1924 ईस्वी की रचना है। प्रेम के अमर्यादित एवं अश्लील रूप का अंकन प्रस्तुत किया गया है। व्यभिचार 1924 ईस्वी की रचना है। प्रेम के अमर्यादित एवं अश्लील रूप का अंकन प्रस्तुत किया गया है। अगली रचना है आत्मदाह। आत्मदाह 1937 ईस्वी में लिखी गई रचना है। बात करें इसकी विषय वस्तु की तो इसमें जो है आजादी के लिए आंदोलन एवं देश प्रेम का चित्रण प्रस्तुत किया गया है। आत्मदाह नामक जो उपन्यास है चतुर सेन शास्त्री का 1937 में लिखा गया है और आजादी के लिए आंदोलन एवं देश प्रेम का चित्रण प्रस्तुत किया गया है। देखिए 1937 में इन्होंने ये रचना लिखी थी और यहाँ पे आजादी के लिए आंदोलन मतलब यानी कि आजादी मिली नहीं थी देश, ठीक है, देश को आजादी मिली नहीं थी, आजादी के लिए आंदोलन एवं देश प्रेम का चित्रण इसमें प्रस्तुत किया गया है। और आजादी कब मिली थी? 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। उसके 10 साल पहले आत्मदाह नामक उपन्यास जो है लिखा था किसने? चतुर सेन शास्त्री ने। इन्होंने बड़ी ही चतुराई से 10 साल पहले जो है आत्मदाह नामक उपन्यास लिखा था जिसमें आजादी के लिए इन्होंने आंदोलन और देश प्रेम की बात की थी। याद हो जाएगा, विषय वस्तु को थोड़ा सा रिलेट करेंगे, याद रहेगी। अब यहाँ पे हमने इनके 3-4 उपन्यास पढ़े हैं, 4-5 उपन्यास, कैसे याद रखेंगे? इसके लिए मैंने 2 लाइन में जो है कविता के माध्यम से इनको याद किया है और आप लोगों को भी बताएंगे ताकि आप लोगों को भी उसी के अकॉर्डिंग याद हो जाए, क्योंकि मैंने तो ऐसे ही याद किया है। तो जिस तरीके से मुझे रचनाएं याद हो रही हैं वही जो है तरीका मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप लोगों को भी आसानी से चीज़ें याद हो जाएं। तो चतुर सेन शास्त्री का जो उपन्यास है उसको आप ऐसे याद कीजिएगा। चतुर सेन के हृदय की परख से हृदय की प्यास बुझाना, आत्मदाह के व्यभिचार से अमर अभिलाषा को है पाना। 2 लाइन में याद हो गया। चतुर सेन के हृदय की परख से हृदय की प्यास बुझाना, आत्मदाह के व्यभिचार से अमर अभिलाषा को है पाना। बस इनकी 5 रचनाएं इस 2 पंक्ति में कनेक्ट हो गई, 2 लाइन में आपकी कनेक्ट हो गई और आप आसानी से याद भी रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगले जो लेखक हैं वो हैं अनूपलाल मंडल। इन्होंने निर्वासिता 1929, समाज की वेदी 1931, साकी 1932, रूपरेखा 1934, ज्योतिर्मयी 1934 उपन्यासों की रचना की। तो अनूपलाल मंडल के द्वारा कौन कौन से उपन्यास लिखे गए हैं देखिएगा। निर्वासिता 1929 ईस्वी, समाज की वेदी 1931, साकी 1932, रूपरेखा 1934, ज्योतिर्मयी 1934। आगे कहते हैं अनूपलाल ने समाज की वेदी पर एवं रूपरेखा उपन्यास की रचना पत्रात्मक प्रविधि पर की है। तो जो अनूपलाल मंडल है इनकी 2 रचनाएं, एक तो है समाज की वेदी पर, एक है समाज की वेदी पर। देखिए पेन भी नहीं चल रहा है, इनको भी ठंड लग गई लग रहा है, ठंड चल रही है ना इस समय। तो देखिए अनूपलाल मंडल जो है इनकी एक रचना है समाज की वेदी पर और दूसरी है रूपरेखा। ये दोनों जो रचना है ये पत्रात्मक प्रविधि पर लिखी गई है। और जितने लोग कल की मेरी क्लास लिए होंगे उनको पता होगा पत्रात्मक प्रविधि के जो प्रवर्तक हैं वो कौन माने जाते हैं। वो माने जाते हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र। और पत्रात्मक प्रविधि पर लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है तो वो है चंद हसीनों के खतूत, जो कि आप लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा भी था। और यहाँ पर इनकी 2 रचनाएं हैं जो पत्रात्मक प्रविधि पर लिखी गई हैं, ध्यान रखिएगा, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। अगला पॉइंट है अनूपलाल मंडल के अन्य उपन्यास, और भी कुछ उपन्यास हैं वो भी देख लेते हैं। मीमांसा 1937 की है, आवारों की दुनिया 1945 की है,
दर्द की तस्वीरें 1945 और बुझने ना पाए। ये सारी की सारी अनूपलाल मंडल के द्वारा लिखे गए उपन्यास है, जो कि हमने ऊपर भी कुछ उपन्यासों को पढ़ा और उसके बाद इनके नीचे भी कुछ उपन्यास दिए गए हैं, तो इनके सारे उपन्यास हमने देख लिए। अब इनके उपन्यासों को याद कैसे करेंगे, तो देखिए कहते हैं जो अनूपलाल मंडल है, अनूपलाल मंडल समाज की वेदी पर, यहाँ पे रचना है ना समाज की वेदी, कहते हैं अनूपलाल जो है, अनूपलाल मंडल समाज की वेदी पर निर्वासिता की मीमांसा करते हुए, एक रचना है मीमांसा ना, समाज की वेदी पर निर्वासिता की मीमांसा करते हुए कहते हैं कि आवारों की दुनिया से ज्योतिर्मयी, इनकी अगली रचना है ज्योतिर्मयी, तो आवारों की दुनिया से ज्योतिर्मयी बुझने ना पाए, ज्योतिर्मयी बुझने ना पाए। क्यों? क्योंकि साखी की रूपरेखा, क्योंकि जो साखी है, साखी की रूपरेखा में दर्द की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि साखी की रूपरेखा में दर्द की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। एक बार फिर से सुनिएगा, अनूपलाल कहते हैं, अनूपलाल मंडल कहते हैं कि समाज की वेदी पर, अनूपलाल मंडल जो है समाज की वेदी पर निर्वासिता की मीमांसा करते हुए कहते हैं कि आवारों की दुनिया में ज्योतिर्मय बुझने ना पाए, आवारों की दुनिया में ज्योतिर्मय बुझने ना पाए। क्यों? क्योंकि साखी की रूपरेखा में दर्द की तस्वीरें जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। बस रिलेट हो गया। आगे बात करेंगे सियाराम शरण गुप्त की। सियाराम शरण गुप्त गांधीवादी विचारधारा के उपन्यासकार हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न हैं। किसकी? सियाराम शरण गुप्त की। देखते हैं इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। देखिए यहाँ पे इनका जो पहला उपन्यास है वो है गोद। गोद 1932 ईस्वी में लिखी गई रचना है। विषय वस्तु की बात करें तो संदेह एवं अविश्वास के कारण स्त्री की समस्या एवं दर्द का चित्रण प्रस्तुत किया गया है गोद नामक उपन्यास में। 1932 ईस्वी में ये रचना लिखी गई है। दूसरी रचना है अंतिम आकांक्षा, 1934 की रचना है। सामाजिक एवं धार्मिक विसंगति का चित्रण इसमें प्रस्तुत किया गया है। अंतिम आकांक्षा नामक जो उपन्यास है 1934 की रचना है। अगली रचना है नारी। नारी 1937 की है। समकालीन हिंदू स्त्री की असहायता एवं व्यवस्था का चित्रण इसमें प्रस्तुत किया गया है। जो नारी नामक उपन्यास है 1937 में लिखा गया है। और विषय वस्तु की बात करें तो समकालीन हिंदू स्त्री की असहायता एवं व्यवस्था का चित्रण जो है इसमें प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पर सियाराम शरण गुप्त के हमने 3 उपन्यासों को देखा, गोद, अंतिम आकांक्षा और नारी। कैसे याद करेंगे? कहते हैं कि जो नारियां होती हैं, कहते हैं सियाराम शरण यानी कि सियाराम की गोद में, यहाँ से आप कनेक्ट कीजिएगा, जो सियाराम की शरण में, या फिर कह सकते हैं सियाराम की गोद इनकी रचना है, तो यहाँ से रिलेट करेंगे। सियाराम की गोद में नारियों की अंतिम आकांक्षा भी पूरी होती है। नारियों की जो अंतिम आकांक्षा है, अंतिम इच्छा है, अंतिम आकांक्षा जो है नारी की, वो कहाँ पे पूरी होती है? वो सियाराम की गोद में पूरी होती है। ऐसे रिलेट कर लीजिएगा, नारियों की अंतिम आकांक्षा सियाराम की गोद में पूरी होती है। याद हो जाएगा। अगला पॉइंट है प्रताप नारायण श्रीवास्तव भी गांधीवादी मानवतावादी उपन्यासकार हैं। इनकी प्रमुख कृतियां निम्न हैं। जो प्रताप नारायण श्रीवास्तव हैं, इनकी बात करें तो ये भी गांधीवादी उपन्यासकार हैं। इनकी भी प्रमुख कृतियां हैं। पहला है विदा 1927 ईस्वी की है। भारतीय एवं पाश्चात्य सभ्यता का समन्वय इसमें दिखाया गया है। दूसरी रचना है विजय 1937 की है। बाल विधवा समस्या का इसमें चित्रण प्रस्तुत किया गया है। और अगली रचना है विकास 1938 ईस्वी की है। उच्च वर्ग के विलासिता का चित्रण इसमें प्रस्तुत किया गया है। तो विधा 27 की, विजय 37 की और विकास 38 की। इसको अगर लाइन से याद करेंगे तो 27 के 10 साल बाद 37 और 37 के 1 साल बाद आया 38। ठीक है। तो प्रताप नारायण श्रीवास्तव की 3 रचना है, विदा, विजय, विकास। तो कहते हैं कि जो प्रताप नारायण, ऐसे याद करिएगा इनको, प्रतापी। विजय नाम का कोई लड़का है, या हो सकता हो आप में से कोई मेरी वीडियो देख रहा हो जिसका नाम विजय हो, तो सोचिएगा, इनको आप कनेक्ट कीजिएगा कि विजय नाम के कोई व्यक्ति हैं जो बहुत प्रतापी हैं और अचानक से उनकी शादी हो जाती है। और जब शादी हो जाती है तो उनको जो है वो, उनका जो भी प्रताप रहता है वो सब
क्या हो जाता है, सब ऐसे मतलब सिमट के रह जाता है, ज़्यादा कुछ वो अपना प्रताप दिखा नहीं पाते। तो जब वो अपनी पत्नी को विदा कर देते हैं ना, विदा कर देते हैं, तब जाके उनका विकास होता है इस दुनिया में। तो कह सकते हैं ना प्रतापी विजय, जो प्रतापी विजय थे, प्रतापी विजय का विकास कब हुआ, जब उन्होंने अपनी पत्नी को विदा कर दिया, अपने घर से दूर कर दिया। पत्नी के आने पे उनका भाई विकास नहीं हो रहा था, उनका विकास रुक गया था, ज़्यादा परेशान हो गए थे पत्नी की वजह से। मैंने पत्नी इसलिए बोला क्योंकि आजकल दुनिया में यही चल रहा है, किसी भी पति से पूछ लो, कोई अपनी पत्नी से खुश नहीं है। बीवियों से खुश तो है, लेकिन दूसरों की बीवियों से, खुद की बीवी से कोई भी पुरुष खुश नहीं है, ठीक है। तो ये दुनिया की रीति है, यही दुनिया में चल रहा है, तो आप लोग भी इससे रिलेट कर लीजिएगा। विजय जो कि प्रतापी विजय जो थे, उनका भी विकास कब हुआ, जब उन्होंने अपनी पत्नी की विदाई कर दी, ठीक है। रिलेट कर लेंगे, आसानी से याद हो जाएगा और कभी भूलेगा भी नहीं। आगे देखेंगे, अगले जो लेखक हैं वो है राधिका रमण प्रसाद सिंह। राधिका रमण प्रसाद सिंह के महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। पहला है राम रहीम 1936, दूसरा है पुरुष और नारी, तीसरा है संस्कार 1942 ईस्वी की है। चुंबन और चाटा ये 1956 ईस्वी की रचना है। चुंबन और चाटा राधिका रमण प्रसाद सिंह के द्वारा लिखी गई रचना है। अब इन्हें हम कैसे याद रखेंगे, देखिए कहते हैं राधिका रमण, ठीक है, और राम रहीम। यहाँ पे कहते हैं राधिका रमण व राम रहीम, ऐसा लग रहा है दो लोगों के नाम है। तो राधिका क्या हो गई, राधिका नारी हो गई, और राम रहीम जो है वो पुरुष हो गए। तो कहते हैं राधिका रमण व राम रहीम 36 साल के पुरुष व नारी हैं। समझिएगा, ट्रिक रचनाओं को कनेक्ट कर रहे हैं। राधिका रमण से ये लेखक का नाम हो गया। राधिका रमण और राम रहीम ये दोनों जो हैं 36 साल के पुरुष और नारी हैं, जिनके पास 42 संस्कार थे। जिनके पास, इनके कितने टोटल संस्कार थे, इनके पास जो है टोटल 42 संस्कार थे। लेकिन क्या हो गया, इन्होंने जो है इन्होंने इनके 42 संस्कार थे, लेकिन इन्होंने अपने संस्कार की वजह से जो है इन्होंने राधिका का चुंबन किया, जिसकी वजह से इनको जो है 5-6 चाटे खाने पड़े। कितने चाटे खाने पड़े, 5-6 चाटे खाने पड़े। क्यों, क्योंकि इनके पास 42 संस्कार तो थे, लेकिन उस संस्कार में इनको ये नहीं कहा गया था कि किसी का आपको ऐसे चुंबन करना है। तो इन्होंने जब चुंबन किया किसका, राधिका का जब चुंबन किया, तो भाई किसी का आप ऐसे चुंबन कर लेंगे तो चाटे तो पड़ेंगे ना। तो चाटे कितने पड़े, राधिका ने 5 से 6 चाटे लगाए। तो इनको आप रिलेट कर लीजिए, आसानी से याद हो जाएगा। राधिका रमण और राम रहीम ये दोनों पुरुष और नारी थे, और इनके पास टोटल 42 संस्कार थे, लेकिन उस संस्कार में ये नहीं था कि आप किसी का भी चुंबन कर सकते हैं। और जो है गलती से इन्होंने जो है चुंबन कर लिया राधिका का, जिससे इनको चाटे पड़े। और कितने चाटे पड़े, 5-6। तो चुंबन और चाटा 1956 ईस्वी की रचना है, याद हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, प्रेमचंद्र युग के अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं एवं रचनाकार, जिसमें आते हैं सबसे पहले जीपी श्रीवास्तव जी। यहाँ पे थोड़ा सा वो मिसप्रिंट हो गया है, जीपी श्रीवास्तव हैं, ठीक है। इनकी जो पहली रचना है महाशय भड़ाम सिंह शर्मा 1919 की रचना है। लतखोरी लाल ये 1931 ईस्वी में लिखी गई रचना है, लतखोरी लाल। इसके बाद इनकी अगली रचना है विलायती उल्लू। अगली रचना क्या है, विलायती उल्लू है, 1932 ईस्वी की। स्वामी चौखटानंद 1936 की है। प्राणनाथ 1925 की है। गंगा जमुनी 1927 की रचना है। दिल की आग उर्फ दिल जले की आग 1932 ईस्वी की रचना है। ये जेपी श्रीवास्तव के द्वारा पूरा लिखा गया जो है उपन्यास है, और काफी महत्वपूर्ण भी है। अब इनकी सारी रचनाओं को हम एक कहानी के माध्यम से याद करते हैं, ठीक है। देखिए, कहानी को आप ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं कहानी को आपको समझाने का प्रयास करूंगी, फिर एक बार दोबारा उसको रिपीट करूंगी। अब ये जो कहानी है, इसमें आपको इनकी रचनाओं के साथ साथ इनके सन भी याद हो जाएंगे। तो देखिए, कहते हैं जो जेपी श्रीवास्तव है, ठीक है, कहते हैं जेपी श्रीवास्तव महाशय एक नए अंदाज में भड़ाम से गिर जाते हैं। महाशय एक नए से एक और 9 कनेक्ट हो गया। महाशय एक नए अंदाज में भड़ाम से गिर जाते हैं, और जब गिर जाते हैं तो कुछ लतखोरी टाइप के लोग, लतखोरी से हो जाएगा लतखोरी लाल। कुछ लतखोरी टाइप के लोगों की एक टीस निकल जाती है। क्या निकल जाती है, एक टीस निकल जाती है कि अच्छा हुआ गिर जाता है। जैसे होता है ना, अगर मान लिया कि किसी जगह फंक्शन में गए और अचानक से कोई व्यक्ति गिर गया, तो कुछ लोगों को बहुत दिन से रहता है, उनकी मुराद रहती है कि काश इनकी बेइज्जती हो जाए। तो वैसे ही कहते हैं कि महाशय जो है एक नए अंदाज में भड़ाम से गिर जाते हैं,
तो कुछ लतखोरी लोगों की एक टीस निकल जाती है, एक टीस से 31 इनका समय याद हो जाएगा। एक टीस निकल जाती है जिस पर क्या होता है, जिस पर वो विलायती उल्लू की तरह हंसने लगते हैं। विलायती उल्लू की तरह अपनी बत्तीसी दिखाने लगते हैं, हंसने लगते हैं यानी कि अपनी बत्तीसी दिखाते हैं। जब वो गिर जाते हैं तो लतखोरी लोगों की एक टीस निकल जाती है और वो लोग क्या करते हैं, विलायती उल्लू की तरह अपनी बत्तीसी दिखाकर हंसने लगते हैं। तभी वहां पर स्वामी चौखटानंद आते हैं, जो कि सभी को क्या करते हैं, सभी को 36 बातें सुनाते हैं। तभी वहां पर स्वामी चौखटानंद आते हैं और लोगों को 36 बातें सुनाते हैं। वहीं पर प्राणनाथ से कहते हैं कि यहाँ पर तुम 2-5 ना करो, यहाँ पर तुम जो है 2-5 ना करो। गंगा और जमुनी, गंगा जमुनी 2-7 की है ना, मतलब 27 की है, तो कहते हैं गंगा जमुनी के पास जाओ दोनों साथ में, गंगा जमुनी के पास जाओ दोनों साथ में। क्यों? क्योंकि वहां पर दिल की आग उर्फ दिल जले की आग लगी हुई है, उनको बुझाकर उनकी बत्तीसी को बंद करो। वहां पर दिल की आग उर्फ दिल जले की आग लगी हुई है गंगा जमुनी में, तो वहां पर दोनों साथ में जाओ और वहां पर उनकी बत्तीसी को बुझाकर, मतलब उनकी आग को बुझाकर उनकी बत्तीसी को बंद करो। बत्तीसी यानी कि 1932 की ये रचना है। अभी नहीं समझ में आया होगा, फिर से स्टोरी को सुनिए। कहते हैं जो जीपी श्रीवास्तव है, जीपी श्रीवास्तव महाशय एक नए अंदाज में भड़ाम से गिर जाते हैं, एक नए से 19 हो गया, ठीक है। तभी कुछ लतखोरी टाइप के लोग होते हैं जिनकी एक टीस निकल जाती है और वो लोग विलायती उल्लू की तरह अपनी बत्तीसी दिखाकर हंसने लगते हैं। तभी वहां पर स्वामी चौखटानंद आते हैं, जो 36 बातें सुनाते हैं और प्राणनाथ से कहते हैं कि यहाँ पर तुम बैठे 2-5 मत करो, गंगा और जमुनी के साथ तुम दोनों साथ में जाओ और वहां दिल की आग और दिल जले की आग को बुझाकर सबकी बत्तीसी को बंद करो। बत्तीसी से ये 32 की रचना हो गई। तो इस तरीके से आप इनकी रचनाओं को समय के साथ याद रख सकते हैं। आगे बात करेंगे मन्नन द्विवेदी गजपुरी, इनकी रचना है कल्याणी, 1921 ईस्वी में लिखी गई रचना है कल्याणी। एक ही रचना है कल्याणी। तो कहते हैं भाई कल्याण कब होगा, आप मनन कीजिए, अगर आप मन से मनन करेंगे तभी आपका कल्याण होगा। तो कल्याणी 1921 की है, मनन द्विवेदी गजपुरी की है। अगले जो लेखक हैं वो है मदारी लाल गुप्त। मदारी लाल जो गुप्त हैं, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? इनकी जो पहली रचना है वो है गौरी शंकर 1923 ईस्वी की रचना है। सखाराम 1924 की है और मानिक मंदिर 1926 ईस्वी की रचना है। तो देखिए कहते हैं इनको कैसे रिलेट करेंगे। कहते हैं गौरी के शंकर के पास डमरू, आप जानते हैं शंकर जी के पास डमरू, तो आप इनको रिलेट कीजिएगा। गौरी के शंकर के डमरू को 2 से 3 बार किसने बजाया? मदारी ने। एक मदारी आया गांव में और उसने क्या किया, गौरी के जो शंकर थे उनके डमरू को 2 से 3 बार बजाया। जब 2 से 3 बार बजाया तो वहां पर 2-4 सखाराम या सखा लोग, 2-4 सखा लोग इकट्ठा हो गया। भाई डमरू बजेगा, मदारी आएगा अपना मदारी दिखाने, तो वहां पे भीड़ होगी। तो कहते एक मदारी आता है, वो गौरी के शंकर के डमरू को 2 से 3 बार बजाता है। फिर वहां पर 2-4 सखाराम लोग इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। और इकट्ठा हो जाते हैं तो क्या कहते हैं, उनसे बोलता है, वो उनसे पैसे मांगता है, भाई अब इकट्ठा हुए तो कुछ पैसे दे। तो वो लोग बोलते हैं कि यहाँ पे तुम ऐसा है, तुम यहाँ पे 26 मिनट रुको, हम मनी लेकर आते हैं अपने मंदिर से, या मंदिर यानी कि अपने घर से। यहाँ मनी से मानिक को कनेक्ट कर लेंगे। हम मनी लेकर आते हैं, 26 मिनट रुको, हम मनी लेके आते हैं अपने मंदिर से। तो मनी से मानिक, मानिक मंदिर यानी घर को भी कहते हैं। तो रिलेट हो जाएगा समय के साथ। आगे बात करेंगे गिरिजादत्त शुक्ल गिरीश, इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? पहला है संदेह 1925 ईस्वी की है। प्रेम की पीड़ा 1930 ईस्वी की रचना है। अरुणोदय 1930 की है। पाप की पहेली बाबू साहब 1932 ईस्वी की रचना है। ये सारी रचनाएं गिरिजादत्त शुक्ल गिरीश के द्वारा लिखी गई हैं। देखिए अब इन्हें कैसे याद करेंगे। जो कहते हैं जो गिरिजादत्त है, कहते हैं गिरिजादत्त की पत्नी थी, गिरिजादत्त की एक पत्नी थी जिनको संदेह हो गया था। संदेह क्या हो गया था कि उनके जो पति हैं वो प्रेम की पीड़ा में हैं और वो अरुणोदय में उससे मिलने जाते हैं, ठीक है। और अरुणोदय में जब मिलने जाते हैं तो वो पाप की पहेली बन गई। पाप की पहेली इनको पता चल गई, उनकी पत्नी को
वो जो है उनकी जो पहेली थी प्रेम की पीड़ा वाली, जिसको ये पहेली बना के रखे हुए थे, वो इनकी पाप की पहेली इनकी पत्नी को पता चल गई। तो इनकी पत्नी कहती हैं, आइए बाबू साहब, आइए बाबू साहब, आपकी हम गिरीश निकालते हैं। आपकी जो बत्तीसी अभी दिख रही है ना, हम आपकी गिरीश निकालते हैं, आप आइए तो आपको गिरा गिरा के मारेंगे। गिरा गिरा से गिरिजा दत्त भी कनेक्ट हो जाएगा और गिरीश भी कनेक्ट हो जाए। तो गिरिजा दत्त शुक्ल गिरीश की है। एक बार फिर से सुनिएगा, गिरिजा दत्त शुक्ल जो है इनकी पत्नी थी। तो आजकल देखते ही हैं पति पत्नी में ये सारी चीज तो हो ही रही हैं। तो गिरिजा दत्त शुक्ल जो है उनकी पत्नी थी। उनकी पत्नी को संदेह हुआ कि उनके जो पति गिरिजा दत्त हैं वो प्रेम की पीड़ा में जो है पड़े हुए हैं और अरुणोदय में उससे मिलने जाते हैं और उनकी पत्नी को उनकी पाप की पहेली पता चल जाती है। उसके बाद वो क्या कहती हैं, कहती हैं, आइए बाबू साहब, बाबू साहब आइए, हम आपकी बत्तीसी निकालते हैं, गिरा गिरा के आपको मारेंगे। गिरा गिरा के गिरिजा दत्त याद हो जाएगा और गिरीश भी। ये दूसरे लेखक हैं, इसलिए मैं इनका पूरा नाम याद रखना भाई जरूरी है। मैं पूरा नाम ले रही हूँ, गिरिजा दत्त शुक्ल गिरीश। आगे बढ़ते हैं। अगले जो लेखक हैं वो है प्रफुल्ल चंद ओझा जी। इनकी रचना है सन्यासिनी 1926, पतझड़ 1930, पाप और पुण्य 1930, जेल यात्रा 1931 और तलाक। तलाक इन्हीं की रचना है भाई, 1932 ईस्वी की रचना है। ये प्रफुल्ल चंद ओझा के द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। देखिए अब इन्हें कैसे याद करेंगे। जो ओझा जी हैं, ओझा कहते हैं ओझा जी प्रफुल्लित होकर, एक ओझा जी हैं, कहते हैं ओझा जी प्रफुल्लित होकर जेल यात्रा में ही पाप और पुण्य कर बैठते हैं। भाई जेल यात्रा में इंसान क्या करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा ही, अपना बैठ के खलिहान। तो कहते हैं ओझा जी को जेल हो गई थी तो ओझा जी बड़े प्रफुल्लित होकर जेल यात्रा में पाप पुण्य करने लगते हैं और फिर सन्यासिनी को तलाक देते हैं। सन्यासिनी उनकी पत्नी का नाम था। फिर वहीं पे ये क्या डिसीजन लेते हैं कि अब सन्यासिनी को तलाक देंगे। तो ये वहीं जो है जेल यात्रा में ही पाप और पुण्य का फैसला कर लेते हैं और सन्यासिनी को तलाक देते हैं। कब, पतझड़ में जाके सन्यासिनी को तलाक देते हैं। कौन, प्रफुल्ल चंद ओझा। अगले लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इनकी रचनाएं हैं अप्सरा 1931 ईस्वी, अलका 1933, निरुपमा 1936, प्रभावती 1936, चोटी की पकड़, काले कारनामे 1950 ईस्वी की है। तो निराला की जो रचनाएं हैं इनको कैसे याद रखेंगे। देखिए अप्सरा, अलका, निरुपमा जो है, अप्सरा, अलका और निरुपमा जो है प्रभावती की चोटी को पकड़कर काले कारनामे दिखाती हैं निराले तरीके से। ऐसे याद करिएगा, अप्सरा नाम की कोई लड़की है, किसी का नाम अलका है, कोई निरुपमा है, कोई प्रभावती है। तो अप्सरा, अलका और निरुपमा जो है वो प्रभावती की चोटी को पकड़, प्रभावती नाम की कोई लड़की है, ये तीनों मिलके क्या कर रही हैं, प्रभावती की चोटी को पकड़कर काले कारनामे दिखा रही हैं निराले तरीके से। निराले से आप निराला को कनेक्ट कर लेंगे। आगे बात करेंगे गोविंद वल्लभ पंत। इनकी रचना है सूर्यास्त 1922 ईस्वी, प्रतिमा 1934 और मदारी 1935। एक हमने पढ़ा है मदारी लाल गुप्त जो कि लेखक हैं और यहाँ पे मदारी रचना है। तो गोविंद वल्लभ पंत देखिए कहते हैं सूर्यास्त, जब सूर्य का सूर्यास्त हो जाता है तब अंधेरा होता है। तो भाई जब अंधेरा हो जाएगा तो क्या होगा, तब आपको उजाले की जरूरत है ना। तो यहाँ पे लिखा है गोविंद वल्लभ, वल्लभ को आप बना लीजिए बल्लभ, बल्लभ, ठीक है, बल्लभ यानी कि बल्ब। कहते हैं जब सूर्यास्त होता है तो हमें 2-2 बल्ब लेकर चलने चाहिए, उजाले के लिए हमें 2-2 बल्ब लेकर चलने चाहिए। तो कहते हैं सूर्यास्त होने के बाद जो गोविंद वल्लभ थे ये 2-2 बल्ब लेकर जाते हैं। कहाँ पर, प्रतिमा, वहां पे कोई प्रतिमा है, सोने की मूर्ति बनी हुई है, वहां पर जाते हैं, प्रतिमा के पास जाते हैं और वहां 3-4 घंटे बैठते हैं। प्रतिमा के पास जाते हैं क्योंकि सूर्यास्त हो गया है तो अंधेरे में कोई भी प्रतिमा को चुरा सकता है। प्रतिमा यानी कि मूर्ति, ऐसा सोचिएगा। तो वो जब सूर्यास्त हो जाता है तो 2-2 बल्ब लेकर जाते हैं और प्रतिमा के पास वहां 3-4 घंटे तक बैठते हैं। इसलिए बैठते कि कहीं से मदारी जो है उस मूर्ति के साथ कुछ 3-5 ना कर दे। जो मदारी है वो मूर्ति के साथ कुछ 3-5 ना कर दे, कुछ झोल झाल ना कर दे। इसलिए गोविंद वल्लभ पंत जो है सूर्यास्त के बाद अपने दोनों हाथों में 2-2 बल्ब लेकर जाते हैं। दोनों हाथों में यानी कि 2-2 बल्ब लेकर जाते हैं प्रतिमा के पास और उस प्रतिमा के पास 3 से 4 घंटे तक बैठते हैं। क्यों, क्योंकि कहीं मदारी जो है उस प्रतिमा के साथ कोई 3-5 ना कर दे। तो 3-5 मदारी का समय हो गया, समय कनेक्ट हो गया आसानी से।
आगे बात करेंगे श्रीनाथ सिंह। श्रीनाथ सिंह की कौन कौन सी रचनाएं हैं? पहला है उलझन 1922 ईस्वी की, क्षमा 1925, एकाकिनी 1927, प्रेम परीक्षा 1927, जागरण 1937, प्रजामंडल 1941, एक और अनेक 1951, अपहयता 1952 ईस्वी की रचना है। ये सारी की सारी रचनाएं श्रीनाथ सिंह के द्वारा लिखी गई हैं और सारी की सारी इनकी उपन्यास विधा है। चलिए अब इनकी रचनाओं को हम कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं। तो जैसे श्रीनाथ सिंह है, पहले इन्हीं को हम लेते हैं। तो श्रीनाथ नाम के कोई व्यक्ति हैं, वो एक दिन क्या करते हैं, वो एक प्रजामंडल पे जाते हैं अपनी प्रेम परीक्षा देने। प्रेम की परीक्षा देने जा गए प्रजामंडल में, और जब वहां प्रजामंडल में पहुंचे प्रेम परीक्षा देने, तो देखते हैं कि वहां पर तो भाई जागरण हो रहा है, और जागरण में एक और अनेक लोग आए हैं। भाई जागरण में कई लोग आते हैं, तो एक नहीं अनेक लोग हैं, एक और अनेक लोग उस जागरण में हैं। और जब उनको देखकर इनकी उलझनें बढ़ जाती हैं, इनको उलझन होने लगती है भीड़ भाड़ देख के। अब बताइए, प्रेम की परीक्षा देने गए हैं और वहां पे वो सोचे होंगे एक लोग से मिलना है, और वहां पे कई लोग हो जाते हैं, तो उलझन तो होगी ना। तो ये जब देखते हैं कि उस वहां पे जागरण हो रहा है और वहां पे एक और अनेक लोग हैं, तो श्रीनाथ जी की उलझन बढ़ जाती है। और जब इनको उलझन होने लगती है, तो ये क्षमा मांग लेते हैं एकाकिनी से। एकाकिनी से क्या करते हैं, क्षमा मांग लेते हैं। ठीक है, एकाकिनी से क्षमा मांग लेते हैं। अपहृता, अपहृता एक रचना इनकी हो गई, बस इसको याद कर लीजिएगा। तो ये सारी की सारी रचनाएं किसकी हो गई, श्रीनाथ सिंह की हो गई। आगे बात करेंगे भगवती प्रसाद वाजपेयी। इनकी रचना है प्रेम पथ 1926, अनाथ पत्नी 1928, मुस्कान 1929, प्रेम निर्वाह 1934, पतिता की साधना 1936, चलते चलते 1951, टूटते बंधन 1963 ईस्वी की रचना है। सारी की सारी भगवती प्रसाद वाजपेयी की है। अब चलिए इनको भी याद करते हैं। देखिए, कहते हैं जो भगवती प्रसाद वाजपेयी हैं, भगवती प्रसाद जो है वो 26 साल में प्रेम के पथ पर चल देते हैं। भगवती प्रसाद जो है 26 साल के हो गए और ये प्रेम पथ पर निकल गए। प्रेम पथ पर निकल गए 2 साल बाद, यानी कि 28 साल में इनकी मतलब शादी हो जाती है एक अनाथ पत्नी से। मतलब इनको एक अनाथ पत्नी से प्रेम हो जाता है, उससे शादी कर लेते हैं। तो जो यहाँ से रिलेट कीजिएगा, जो भगवती प्रसाद थे ये 26 साल में प्रेम के पथ पर चल देते हैं और 2 साल बाद एक अनाथ पत्नी से ये शादी कर लेते हैं। उसके 1 साल बाद यानी कि 29 में इनको मुस्कान नाम की बेटी होती है। 1 साल बाद इनको मुस्कान नाम की बेटी होती है, और फिर उसके बाद ये जो है उसके साथ 34 साल तक प्रेम निर्वाह करते हैं। मतलब अपने प्रेम का निर्वाह ये 34 साल तक करते हैं, और फिर जो है 2 साल बाद ये जो है पतिता की साधना में चले जाते हैं। 36 साल में ये पतिता की साधना करने चले जाते हैं, और 51 साल तक ये मतलब पतिता की साधना में ही चलते रहते हैं। चलते जाते हैं 51 वर्ष बीत गया। देखिए, 36 साल में ये पतिता की साधना करने गए और चलते चलते 51 वर्ष बीत गया। उसके बाद 63 वर्ष में क्या होता है, इनके जो बंधन है वो टूटने लगते हैं। भाई अगर आप बहुत दिन दूर रहेंगे अपनी पत्नी से तो रिश्ते तो टूटेंगे ही। तो 63 साल में इनके जो बंधन है वो टूटने लगते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा, जो भगवती प्रसाद है ये 26 साल में प्रेम के पथ पर चल देते हैं, और 28 साल में अनाथ पत्नी से इनको जो है प्रेम होता है, उससे विवाह करते हैं। 29 साल में इनको मुस्कान नाम की बेटी होती है। फिर 34 साल तक ये अपने प्रेम का निर्वाह बड़े अच्छे से करते हैं। 36 साल में ये पतिता की साधना करने निकल जाते हैं, और चलते चलते 51 वर्ष बीत जाता है। उसके बाद 63 वर्ष में इनके जो बंधन है वो टूटने लगते हैं। बस ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है डायरी प्रविधि का हिंदी में प्रवर्तन आदित्य प्रसन्न राय के उपन्यास मुन्नी की डायरी से माना जाता है। इसका प्रकाशन सन 1932 ईस्वी में हुआ। तो डायरी प्रविधि है, इसका जो प्रवर्तन है इसको कैसे याद रखेंगे। देखिए, मुन्नी की डायरी, एक तो याद रखिएगा ये नाम। तो मुन्नी की डायरी, मुन्नी नाम सुनते ही भाई लोगों को क्या हुआ, हंसी आ गई। तो मुन्नी की डायरी को पढ़कर जो आदित्य राय थे वो बड़े प्रसन्न हो गए। मुन्नी की डायरी को पढ़कर इतने प्रसन्न हो गए कि उनकी बत्तीसी निकल आई। प्रसन्न होंगे तो बत्तीसी निकलेगी, बत्तीसी यानी कि दांत दिखाना। तो मुन्नी की डायरी को पढ़कर जो है व्यक्ति इतने प्रसन्न हो गए कि उनकी बत्तीसी निकल आई। तो प्रसन्न से प्रसन्न राय, आदित्य प्रसन्न राय, और 32 से 1932, और मुन्नी की डायरी। तो ये तीनों कनेक्ट हो गया। डायरी प्रविधि का हिंदी में प्रवर्तन जो है किसने किया था, इस चीज को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है
हिंदी में सहयोगी उपन्यास लेखन की शुरुआत सन 1927 ईस्वी में प्रकाशित भगवती प्रसाद वाजपेयी, वृंदावन लाल वर्मा और शंभू दयाल सक्सेना के उपन्यास त्रिमूर्ति से माना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। हिंदी में सहयोगी उपन्यास लेखन की जो शुरुआत है वो सन 1927 ईस्वी में प्रकाशित भगवती प्रसाद वाजपेयी, वृंदावन लाल वर्मा और शंभू दयाल सक्सेना के उपन्यास त्रिमूर्ति से माना जाता है। मतलब एक सहयोगी उपन्यास लिखा गया था और उसमें सहयोग किसका किसका था? भगवती प्रसाद वाजपेयी, वृंदावन लाल वर्मा और शंभू दयाल सक्सेना, तीनों लोगों के सहयोग से एक उपन्यास लिखा गया था 1927 में, त्रिमूर्ति उपन्यास है और 3 लोग थे भी। ठीक है, तो यहीं से सहयोगी उपन्यास लेखन की शुरुआत मानी जाती है 1927 ईस्वी में। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। तो यहीं तक आज रखते हैं। इसके बाद हम लोग तृतीय उत्थान प्रेमचंदोत्तर युग को कल की क्लास में देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको आज की क्लास समझ आई है, पसंद आई है और रचनाएं अच्छे से याद हो रही हैं, तो प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ये ज़रूर बताने की कोशिश कीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक हमें सब पता नहीं चलेगा कि मैं जो पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ठीक है दोस्तों, कल फिर इसी टाइम पे हम मिलते हैं, ठीक शाम 6 बजे। भूलिएगा मत, शाम 6 बजे, और उपन्यास विधा के साथ तृतीय उत्थान प्रेमचंदोत्तर युग। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।